आज की इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्लास के थ्रू आउट आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसके थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। कैसे? यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का दिल्ली में रह करके जो मेरा 6 सालों का अनुभव है, उस तैयारी के दौरान हमने इस एनसीईआरटी की बुक को मल्टीपल टाइम हमने इसको रीड किया है, मल्टीपल टाइम। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसको भी हमने मल्टीपल टाइम इसको सॉल्व किया है। तो उस मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 30 से 35 वर्ष के सॉल्व करने से तो इस एनसीईआरटी के बुक का पढ़ने का जो अप्रोच होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, और जो यूपीएससी एग्जाम में इसके कॉन्सेप्ट और फैक्ट से क्वेश्चन बनने का जो मल्टीपल अप्रोच होता है, जो मल्टीपल एंगल होता है, वो मल्टीपल अप्रोच, मल्टीपल एंगल जब आप एनसीईआरटी की बुक रीड करेंगे, एनसीईआरटी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के फैक्ट को पढ़ेंगे, तो आप उस मल्टीपल एंगल को वहां पे अप्लाई कर पाओगे। आप ये जान पाओगे कि इस कॉन्सेप्ट से, इस एंगल से क्वेश्चन बन सकता है, इस फैक्ट से, इस अप्रोच से क्वेश्चन बन सकता है। ये कॉन्सेप्ट या फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या आप ये सीख पाएंगे कि ये चैप्टर है जहां पे हमें ज्यादा फोकस करना है, इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, इन चैप्टर्स पे कम फोकस करना है। यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। और यदि आपको एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती है तो धीरे धीरे आपको एनसीईआरटी की बुक भी समझ में आने लगेगी। यदि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख जाएंगे और सही दिशा में रह के सही अप्रोच से, यानी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के अप्रोच से एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, इसे कैसे यूटिलाइज करना है, ये मल्टीपल अप्रोच भी आपको, मल्टीपल एंगल भी आपको सीखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता के थ्रू आज का जो जो फोकस पॉइंट है वो है मुहर और मूर्तियां। जब आप इस एनसीईआरटी की बुक, इस ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक जब आप पढ़ते हैं तो बार बार आपको मुहर देखने को मिलता है, बार बार मुहर देखने को मिलता है। और स्टार्टिंग में जब आप शुरू में तैयारी, जब आप तैयारी शुरू करते हैं, तो जब शुरू आप तैयारी करते हैं तो जब बार बार ये मुहर शब्द इसमें आपको देखने को मिलता है तो इस कारण से आपको जो टॉपिक से समझ में नहीं आता, कुछ ऐसे कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं है, तो डिफिकल्टी जनरेट करते हैं। तो इसलिए इस एनसीईआरटी की बुक में जो हड़प्पा सभ्यता दिया गया है उसके अंदर जो बार बार मुहर आता है, उस मुहर के बारे में हमने स्पेशल एक क्लास ली है। स्पेशल इस मुहर पे ज्यादा फोकस होगा और इस मूर्तियां पे ज्यादा फोकस होगा। ये भी आपको देखने को मिलता है इस एनसीईआरटी की बुक में। और आपका इसके इस क्लास के थ्रू आपका जो मुहर को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आती है वो सॉल्व हो जाएगी। यानी मुहर का जो, मुहर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे और मूर्तियों से रिलेटेड जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो फोकस पॉइंट है हमारा वो है मुहर। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के मुहर की बात करें, यदि हम हड़प्पा सभ्यता के मुहर की बात करें तो ये वर्गाकार, वर्गाकार, त्रिकोणीय, कभी कभी आयताकार और कभी कभी क्या होता था, वृत्ताकार होता था। तो मुहर के अगर हम मुहर की बात करें तो ये वर्गाकार, वर्गाकार भी होता था, त्रिकोणीय भी होता था और कभी कभी हमें कुछ मोहरे आयताकार और वृत्ताकार के रूप में भी देखने को मिलते थे। तो ये एंगल, ये क्वेश्चन जैसे बन सकता है यूपीएससी एग्जाम में। यूपीएससी एग्जाम में इस एंगल पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे स्टेटमेंट में लिख दिया कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर प्राप्त किए गए हैं वो केवल वर्गाकार होते थे, वो केवल त्रिकोणीय होते थे, या वो केवल आयताकार होते थे, या वो केवल वृत्ताकार होते थे। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपके सम्मुख एक स्टेटमेंट आता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर है वो केवल वृत्ताकार होती थी, केवल वृत्ताकार होती थी, या केवल वर्गाकार होती थी, या केवल आयताकार होती थी, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं कि वर्गाकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयताकार और वृत्ताकार होती थी। अब हम देखेंगे ये मुहर किसकी बनी होती थी। ये मुहर मुलायम पत्थर स्टेटाइट की बनी होती थी। जो मुहर हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त की गई है उनमें से जो अधिकांश मुहर है, यानी बड़े पैमाने पर जो मुहर बनी होती थी वो मुलायम पत्थर स्टेटाइट से बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर की प्राप्ति की गई है वो बड़े पैमाने पर मुलायम पत्थर, बड़े पैमाने पर मुलायम पत्थर स्टेटाइट से बनी होती थी। ये जो मुलायम पत्थर स्टेटाइट है ये नदी के तल में पाया जाता है। ये जो मुलायम पत्थर स्टेटाइट है ये नदी के तल में पाया जाता है। और ये मुहर किसी किसी बनी होती थी, और ये मुहर किसी किसी बनी होती थी, तांबा, टेराकोटा।
टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी की। टेराकोटा का मतलब क्या हुआ, पकी हुई मिट्टी की। जो मुहर होती थी ये पकी हुई मिट्टी की बनी होती थी। ये जो मुहर है ये पकी हुई मिट्टी की बनी होती थी। जो टेराकोटा पकी हुई मिट्टी का, और ये जो आकार में होता है, जो मुहर टेराकोटा का बना होता था यानी पकी हुई मिट्टी का बना होता था, वो आकार में भद्दा होता था। वो आकार में भद्दा होता था, टेढ़ी मेढ़ी आकार का होता था। तो जो मुहर टेराकोटा का बना होता था यानी जो पकी हुई मिट्टी का बना होता था, वो आकार में टेढ़ा मेढ़ा या भद्दे आकार का होता था। इसके साथ ही साथ जो ये मुहर है सोने का भी बना होता था, हाथी दांत का भी बना होता था। लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि मुलायम पत्थर का बना है, तांबा का बना है, टेराकोटा का भी बना होता था, सोने का या और हाथी दांत का भी बना होता था। लेकिन बड़े पैमाने पर, अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो मुहर किसका बना होता था, मुलायम पत्थर स्टेटाइट का बना होता था। अब यहाँ पे अगर यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस डाल सकता है, इस फैक्ट पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी एग्जाम में कैसे बन सकता है। तो आपके सम्मुख अगर एक स्टेटमेंट आता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर है वो बड़े पैमाने पर तांबा का बना हुआ है, या बड़े पैमाने पर टेराकोटा का बना हुआ है, बड़े पैमाने पर सोने का बना हुआ है, बड़े पैमाने पर या हाथी दांत का बना हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता की मुहर है वो बड़े पैमाने पर मुलायम पत्थर स्टेटाइट का बना है। बड़े पैमाने पर जो अधिकांश मोहरें हैं, बड़ी संख्या में जो मोहरें हैं, अधिकांश मोहरें जो हैं वो मुलायम पत्थर स्टेटाइट की बनी है। इसके आलसू किस्म किसका बना है, तांबा, टेराकोटा, सोने की बनी होती थी, हाथी दांत की बनी होती थी। लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम, यानी बहुत ही कम मात्रा में, ये बहुत ही कम मात्रा में होते थे। अब एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया कि आपसे पूछ सकता है कि जो हड़प्पा की मुहर है, हड़प्पा की मुहर किसकी किसकी बनी होती थी, किसकी किसकी बनी होती थी। तो उसमें ये सभी ऑप्शन दे देंगे और इन सभी को पॉइंट इन सभी को दे दिया और आपसे पूछ लिया कि 1 2 3 करेक्ट, 1 2 3 4 करेक्ट, तो इस एंगल से पूछ सकता है। 1 2 3 4 5 करेक्ट, इस एंगल से पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये मुहर है इसका शेप कैसा, इसका शेप कैसा होता है, और ये जो किसका बना होता है, ये मुहर जो किसका बना होता था। तो एक एंगल इस पे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो हड़प्पा मुहर है वो किसका बना होता था। इसके साथ ही साथ एक एंगल और क्या क्वेश्चन पूछने का, मुहर से एक और एंगल क्या है कि इस मुहर पर किसके किसके चित्र पाए गए हैं, यानी किसका किसका चित्रांकन किया गया है। इस मुहर पर किसके किसके चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो भैंस, बाघ, गैंडे, बकरियां, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, कुबड़दार बैल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, गाय का कोई साक्ष्य नहीं है, गाय का कोई साक्ष्य नहीं है, यानी हड़प्पा के मोहरों पर हमें गाय का कोई चित्र प्राप्त नहीं होता, गाय का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। हड़प्पा सभ्यता की मोहर पे किसका किसका चित्रांकन किया गया, किसके किसके चित्र प्राप्त होते हैं हमें, भैंस की आकृति देखने को मिलती है, बाघ की, गैंडे की, बकरियां की, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, कुबड़दार बैल। इससे पता चलता है, हम इसी एविडेंस से, इसी सोर्स से, ये जो मुहर है, मुहर पे जो इन जानवरों के चित्र आपको देखने को मिलते हैं, इस मुहर पर जो आपको इन जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं, भैंस, बाघ, गैंडे, बकरियां, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, कुबड़दार बैल, इसी से हमें पता चलता है, इसी से हमें पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। इसी से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं। इसी से हमें पता चलता है जो हड़प्पा की मोहर पर इन जानवरों का चित्र अंकित किया गया है, इसी से हमें संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, क्या कौन कौन से जानवर हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। उसमें भैंस, बाघ, गैंडे, बकरियां, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, कुबड़दार बैल। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, गाय का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे हमें गाय का कोई चित्र नहीं प्राप्त होता। इसी से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय नहीं पालते थे। हड़प्पा सभ्यता की किसी भी मोहर पर हमें गाय का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी मोहर पर हमें गाय का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। इसी से हम अनुमान लगा पाते, इसी से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय नहीं पालते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से जानवर हमें देखने को मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवरों में क्या क्या आता है, कौन कौन से जानवर हैं, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की मोहर पे हमें किन किन जानवरों का चित्र देखने को मिलता है? भैंस, बाघ, गैंडे, बकरिया, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, कुबड़दार बैल। और किसका चित्र हमें देखने को नहीं मिलता? हमें किसका चित्र देखने को नहीं मिलता? गाय का कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक क्वेश्चन बनेगा। अब इसके साथ साथ हम देखें तो मोहर पर हमें पशुपति महादेव का भी चित्र प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। एक मोहर जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है हड़प्पा सभ्यता में एक मोहर जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। मोहनजोदड़ो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता में एक मोहर जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, उसमें हमें किसका चित्र देखने को मिलता है? पशुपति महादेव का चित्र देखने को मिलता है, जो कैसे दर्शाया गया है? पालथी मारकर बैठी मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है, जिस पर जो मोहर हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसपे पशुपति महादेव का चित्रांकन या चित्र देखने को मिलता है, इसको कैसे दर्शाया गया है? इस मोहर पर पालथी मारकर बैठी, ये जो पशुपति महादेव की आकृति ये किस प्रकार है? कैसे ये आकृति देखने में किस प्रकार से आकृति दिखती है? पशुपति महादेव की जो आकृति है वो है पालथी मारकर बैठी मानव आकृति। पालथी मारकर, ये जो पशुपति महादेव की आकृति किस प्रकार से है? पालथी मारकर बैठी मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है। पालथी मारकर बैठी मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ मोहर को लेकर के और इंपॉर्टेंट एंगल है। इस मोहर के एक ओर पशु या मानव आकृति और दूसरी ओर मुद्रा लेख या दोनों ओर मुद्रा लेख आपको देखने को मिलते हैं। ये जो मोहर होता था एक ओर पशु या मानव आकृति और दूसरी ओर मुद्रा लेख या दोनों ओर क्या होते थे? मुद्रा लेख होते थे। इस मोहर पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक ओर पशु या मानव आकृति होती थी, एक मोहर के एक साइड में पशु या मानव आकृति होती थी और दूसरी ओर मुद्रा लेख या दोनों ओर मुद्रा लेख होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल। अब यहाँ पे यदि मुद्रा लेख की बात करें तो ये जो मुद्रा लेख, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता था? तो मुद्रा लेख लंबी दूरी की कनेक्टिविटी की लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए मुद्रा लेख को यूटिलाइज करते थे। जैसे आपको अगर जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको गुजरात जाना है, महाराष्ट्र जाना है, तो आपके पास क्या होता है? एक टिकट होता है, तो उसको आप लंबी दूरी के लिए यूटिलाइज करते हैं। आपके पास एक टिकट होता है कि आपके नाम का कटा हुआ है, उसमें दूरी मेंशन होगा कि आप इतने किलोमीटर जा रहे हैं, ये टिकट इतने का आप यहाँ जा सकते हैं, तो सब कुछ इसमें डिटेल होता है। ये टिकट आपका है, आप इतनी दूरी यहाँ तक जा सकते हैं। और जैसे आप अहमदाबाद में है तो वहाँ से कोई बस अगर आपको उत्तर प्रदेश में भेजना है, जिससे पार्सल होता है, आपको पार्सल करना है, कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में भेजना है, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में आप देखते हैं भेजने के कई प्रोसेस होते हैं, तो उसमें आप टिकट का प्रयोग करते हैं, तो वो उस पर एक टिकट लगाया जाता है और उस पर आप अपना एड्रेस मेंशन करते हो, उस पर एड्रेस मेंशन करते हो और जहाँ पे भेजना है। तो क्या होता है, तो उससे आपको एक पता चल जाता है कि आपको इस वस्तु को हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ पर भेजना है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग मुहर में करते थे। मुहर का प्रयोग, ये जो मुद्रा लेख होता था, इस मुहर के प्रयोग में देखिए जो है, इस मुहर का प्रयोग बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए किया जाता था। तो उसमें मुद्रा लेख जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका, जो मुद्रा लेख होता था वो एक महत्वपूर्ण भूमिका को प्ले करता था, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। हड़प्पा सभ्यता में इस मुहरों का प्रयोग बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर है इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए किया जाता है। और ये जो मुद्रा लेख है, ये मुद्रा लेख इस बड़े पैमाने पर व्यापार में काफी मददगार होता है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता से कोई वस्तु मेसोपोटामिया भेज रहे हैं, जो उस समय का हड़प्पा सभ्यता से यदि हम कोई वस्तु, कोई जो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम कहाँ भेज रहे हैं? मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? इराक में। प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है मेसोपोटामिया? आज के इराक और सीरिया में। अधिकांश पार्ट आज का जो मेसोपोटामिया का है, मेसोपोटामिया का आज का जो अधिकांश पार्ट वो क्या है? इराक है और सीरिया में। तो वहाँ पे अगर हम कोई वस्तु भेज रहे हैं तो ये जो मुहर है, मुहर पे जो मुद्रा लेख होता था, इस वस्तु को
हड़प्पा से मेसोपोटामिया तक पहुंचाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, एक इंपॉर्टेंट रोल, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यहाँ कोई वस्तु हड़प्पा से अफगानिस्तान भेज रहे हैं या और भी हड़प्पा से लोथल गुजरात में भेज रहे हैं या कालीबंगा राजस्थान भेज रहे हैं, तो उसमें इस मोहरों को इस्तेमाल किया जाता है व्यापारिक प्रयोजन के लिए, इसका बड़े पैमाने पर यूज किया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप कुछ भेजना है, जैसे आप पार्सल भेजना चाहते हो, आप अहमदाबाद में हैं, महाराष्ट्र में हैं, यूपी या बिहार में कुछ चीज़ें आप भेजना चाह रहे हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजना चाह रहे हैं, तो उसमें पोस्ट ऑफिस में एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उस पर एक टिकट का प्रयोग किया जाता है और भी चीज़ अपना एड्रेस मेंशन करते हो, तो वो एक प्रमाण होता है कि ये वस्तु यहाँ से हमें यहाँ इस एड्रेस से पहुँचाना है। स्पीड पोस्ट आप देख सकते हैं। या आप कोई, जैसे आप दिल्ली से आप कोई बुक्स मंगाना चाहते हैं, तो आप उसको अपना एड्रेस वहाँ पे देते हैं, जिसको कोरियर बोलते हैं, जिसको कोरियर किया जाता है। तो कोरियर पे उस आपका एड्रेस मेंशन होगा, जहाँ से आ रहा है वहाँ का एड्रेस मेंशन होगा और किसको ले जाना, सब एक पूरा का पूरा उस पर प्रमाण होता है कि ये चीज़ कहाँ जा रही है, किसके लिए जा रही है। तो इस तरीके का जो होता है। इसके साथ साथ ये जो मोहर है, ताबीज के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, ताबीज के रूप में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में इसका मोहर का प्रयोग ताबीज के रूप में किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत और पिशाच पे विश्वास करते थे। इस मोहर का प्रयोग ताबीज के रूप में भी किया जाता था, इससे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है भूत और पिशाच पे विश्वास करते थे। शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। इस हड़प्पा सभ्यता के मोहर का प्रयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो पॉइंट है, एक और पश्च या मानव आकृति और दूसरी मुद्रा लेख, या दोनों ओर क्या होते थे, मुद्रा लेख होते थे। तो अगर हम मिस्र की बात करें, मिस्र और मेसोपोटामिया की बात करें, कुछ मुद्रांकित वस्तुएं थी। अगर हम मिस्र और मेसोपोटामिया में देखें तो कुछ मुद्रांकित वस्तुएं थी, जिसको हम सीलिंग कहते थे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोहर पे क्या किया, मोहर पे मुद्रा लेख है, जो व्यापार को काफी क्या कर रहा है, आसान बना रहा है, जिसका प्रयोग इस मोहर पे जो मुद्रा लेख होता था, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए करते थे। तो ये जो मुद्रा लेख आपको मोहर पे हड़प्पा सभ्यता में ये जो मुद्रा लेख आपको मोहर पे देखने को मिलता है, वही यदि मिस्र और मेसोपोटामिया की बात करें तो कुछ मुद्रांकित वस्तुएं थी मिस्र और मेसोपोटामिया में। इसके विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में कुछ मुद्रांकित वस्तुएं थी, जिसे हम क्या कहते हैं, शिलिंग कहते हैं। अब यदि मूर्तियों की बात करें तो टेराकोटा मूर्तियां, हड़प्पा सभ्यता में हमें टेराकोटा मूर्तियां देखने को मिलती है। टेराकोटा मूर्तियां क्या होती है, जो पकी हुई मिट्टी की बनी होती है। ये पकी हुई मिट्टी की बनी होती है। टेराकोटा मूर्तियां पकी हुई मिट्टी की बनी होती है। अधिकांशतः कहां से प्राप्त की गई, गुजरात से और कालीबंगा। अधिकांशतः टेराकोटा की मूर्तियां गुजरात और कालीबंगा से प्राप्त की गई हैं। कालीबंगा प्रेजेंट टाइम में कहां पे, राजस्थान में। इसका इस्तेमाल, इस टेराकोटा की मूर्ति का इस्तेमाल किसके लिए करते थे, खिलौने के लिए करते थे, पूजा के लिए करते थे। और इस टेराकोटा की मूर्तियों से हमें किसका संकेत मिलता है, पक्षियों का संकेत मिलता है, कुत्ते का, भेड़ का, मवेशी का, बंदरों का, और पुरुष की भी टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त होती हैं। फीमेल यानी महिलाओं की भी टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त होती हैं। पुरुष की भी टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त होती हैं, महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का। यहाँ पे देखिए, इस फैक्ट बन सकता है क्वेश्चन। आपने पढ़ा, आपको मैं बता रहा हूँ कि महिलाओं की भी टेराकोटा मूर्तियां देखने को मिलती है, पुरुषों की भी टेराकोटा मूर्तियां देखने को मिलती है, लेकिन बड़े पैमाने पर महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त होती हैं। बड़े पैमाने पर महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त होती हैं। बड़े पैमाने पर महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त होती हैं। अब जैसे अब इस फैक्ट पर अगर यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें बड़े पैमाने पर पुरुषों की टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त होती हैं। हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर पुरुषों की टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रामशरण शर्मा की बुक के थ्रू आउट इसके थ्रू आउट जो कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिल रहा है, ये सीखने को मिल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियां देखने को आपको मिलती हैं। इसके साथ ही साथ मूर्तियों में हमें कांस्य निर्मित एक महिला नर्तकी की मूर्ति देखने को मिलती है, जो हार पहनने के अलावा नग्न है। ये जो कांस्य निर्मित क्या होता है,
जो तांबे और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। कांस्य निर्मित मूर्तियां क्या होती हैं? जो तांबे और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। कांस्य निर्मित मूर्तियां क्या होती हैं? जो तांबे और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। इसमें उन्होंने हार पहनने के अलावा, ये जो कांस्य निर्मित महिला की मूर्ति है, ये हार पहनने के अलावा क्या है? नग्न। केवल क्या ये जो कांस्य निर्मित एक महिला की नर्तकी आपको देखने को मिलती है, ये केवल हार पहने हुए है। ये केवल क्या है? हार पहने हुए है। और ये क्या है? नग्न है। हार पहनने के अलावा ये क्या है? नग्न है। और इसकी प्राप्ति कहां से हुई है? मोहनजोदड़ो से। इस कांस्य निर्मित एक महिला नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त की गई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो प्रेजेंट टाइम में कहां पे है? पाकिस्तान की सिंध प्रांत में है। इसके साथ साथ हमें कांसे का बैल भी, कांस्य मूर्तियों में हमें कांसे का बैल प्राप्त होता है। कांसे का बैल कहां से प्राप्त होता है? कालीबंगा, राजस्थान से। कांसे का बैल प्राप्त होता है कहां से? कालीबंगा, राजस्थान से प्राप्त होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो मूर्तियां हैं, ये जो कांस्य निर्मित मूर्तियां हैं और टेराकोटा की मूर्तियां हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि इससे हमें सामाजिक असमानता का पता चलता है। कैसे? क्योंकि जो कांस्य निर्मित मूर्तियां होती थी, इसका प्रयोग जो उस हड़प्पा सभ्यता के जो बड़े लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग, हाई क्लास के लोग यूटिलाइज करते थे। इस कांस्य निर्मित मूर्तियों का प्रयोग कौन यूटिलाइज करता था? इस कांस्य निर्मित मूर्तियों का प्रयोग कौन करता था? जो उच्च क्लास के लोग होते थे, हायर क्लास के लोग होते थे, यानी जो धनी वर्ग होते थे। जबकि ये जो टेराकोटा की पकी हुई मिट्टियां होती है, टेराकोटा का मतलब क्या होता है? भद्दी आकार का, टेढ़ी मेढ़ी आकार की जो मूर्तियां होती हैं, उसका प्रयोग आम लोग करते थे। निचले स्तर के लोग करते थे। कृषक हो गए, मजदूर हो गए, कारीगर हो गए, ये जो आम लोग हैं, वो लोग टेराकोटा की मूर्तियों का प्रयोग करते थे खिलौने के रूप में, पूजा के रूप में। लेकिन जो उच्च क्लास के लोग थे हड़प्पा सभ्यता के, वो लोग किसका प्रयोग करते रहे होंगे? कांस्य निर्मित मूर्तियां का प्रयोग करते रहेंगे। इससे हमें हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक असमानता भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये जो मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्तियां प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता से मूर्तियों में पत्थर की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इसमें दाढ़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा, हड़प्पा सभ्यता मूर्तियों में हम देखें तो पत्थर की भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। किसकी प्राप्त होती है? पत्थर की भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। दाढ़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा, जो क्या है? दाढ़ी वाले पुजारी की क्या है? अर्ध प्रतिमा है। अगर हम इसको देखें तो दाहिनी बांह के नीचे से बाएं कंधे पर इस मूर्ति में, अगर इस दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति में आप देखेंगे, ये जो दाहिना कंधा है, इस दाहिने कंधे से नीचे से एक शाल इस दाहिने कंधे के नीचे से एक शाल ऐसे ओढ़ते हुए ऐसे दिखाया गया है। ये जो दाढ़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा है, जब आप इसका चित्र देखेंगे तो देखिए, आप जैसे आप इसको, आपके पास अगर नितिन सिंघानिया की बुक होगी आर्ट एंड कल्चर की, अगर है तो ठीक है, अगर होगी तो ये चित्र नितिन सिंघानिया की बुक आर्ट एंड कल्चर में दिया गया है। यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके पास नितिन सिंघानिया की बुक आपके पास होनी चाहिए। तो नितिन सिंघानिया की बुक में इसका चित्र दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में, नितिन सिंघानिया में। अगर आपके पास बुक रहेंगे तो आप बुक परचेज कर लें। यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं, दाढ़ी वाले पुजारी की इसको जैसे गूगल करेंगे तो ये फिगर चित्र आपको देखने को मिलेगा। ये जो दाढ़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा है, इसमें आपको एक साल देखने को मिलेगा। ये दाढ़ी वाले पुजारी में ये इस दाहिने हाथ के नीचे से एक साल ऐसे ओढ़े हुए आपको दिखाया गया होगा। तो यहाँ पे लिखा है दाहिनी बांह के नीचे से बाएं कंधे पर ओढ़ने वाला एक सजा हुआ वस्त्र पहनाया गया है जो साल की तरह है। दाहिने बांह के इस दाढ़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा में आपको क्या देखने को मिलेगा? दाहिनी बांह के नीचे से बाएं कंधे पर ओढ़ने वाला एक सजा हुआ वस्त्र पहनाया गया है जो साल की तरह है। दाहिनी बांह के नीचे से बाएं कंधे पर ओढ़ने वाला एक सजा हुआ वस्त्र पहनाया गया है जो साल की तरह है। तो दाएं कंधे के नीचे से ये दायां कंधा है, इसके नीचे से एक ओढ़ने वाला वस्त्र ऐसे पहनाया गया है बाएं कंधे की तरफ। इस दाएं कंधे के नीचे से ऐसे बाएं तरफ की ओर ऐसे ऊपर की तरफ एक वस्त्र पहनाया गया है जो साल की तरह देखने में लगता है। तो आप आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आप, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जरूर लें। यूपीएससी एग्जाम के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होती है। तो आई होप दैट आज की क्लास में
जो मोहर और मूर्तियों के लेकर के जो हमने डिस्कशन किया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय।